कैसे हो आप सब। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आई, उनकी कौन कौन सी जगह पे फैक्ट्रीज बनी, उन्होंने कैसे अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाया और कैसे उन सब का डिक्लाइन हुआ। इतना हमें ये भी पता चल चुका था उस क्लास के एंड में कि 18th सेंचुरी तक केवल दो पावर बची थी इंडिया में जो कि अपने ट्रेडिंग को एक्सपेंड करना चाहती थी। एक थी ब्रिटिश, दूसरी थी फ्रेंच। अब इस क्लास में हम इन दोनों पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जब दो पावर्स एक साथ एक जगह पे होगी तो क्लैश तो हो गई। तो ऐसे ही तीन लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। इनको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर्स ऑफ इंडिया या कार्नेटिक वॉर इन इंडिया। कार्नेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सदर्न पार्ट, इंडिया के सदर्न पार्ट में होता है, इसलिए उसे कार्नेटिक बोला जाता है। तो बात यहाँ से शुरू होती है जब एक फ्रेंच गवर्नर जिसका नाम होता है जोसेफ डुप्लेक्स, ये अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था इंडिया में। अभी से पहले तक जो भी कंट्रीज इंडिया में आई, किसी का भी प्लान नहीं था इंडिया में अपना एम्पायर बनाना या अपने आप को एक्सपेंड करना पॉलिटिकली। हर कोई चाहता था कि हमारा इंडिया से ट्रेड अच्छा हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो सके इंडिया पे। लेकिन ये पहला इंसान था जिसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एम्पायर बनाऊँ, यहाँ पे अपना कब्जा करना शुरू कर दूँ। तो उस इंसान का नाम क्या था? फ्रेंच गवर्नर था ये, इसका नाम था जोसेफ डुप्लेक्स। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है इससे। और यही वो इंसान था जिसने लड़ाइयों में भी, वॉर्स में भी इंडियन सोल्जर्स को यूज़ करना शुरू किया था। और इंडियन सोल्जर्स की कैपेसिटी को देखकर ब्रिटिश ने भी अपनी लड़ाइयों में इंडियन सोल्जर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। 1746 से 48 तक चली गई। और इसका कारण क्या था? कारण ये था कि यूरोप में उस दौरान एक लड़ाई शुरू हुई, एक वॉर शुरू हुई यूरोप में। उसका नाम था द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ऑस्ट्रियन सक्सेशन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और ऑस्ट्रिया इस टाइम पे यूरोप में है। तो वहाँ लड़ाई शुरू होती है और जब ये लड़ाई वहाँ शुरू होती है तो दो पार्टीज में गुट बट जाते हैं। फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों अलग अलग पार्टीज में होते हैं। जब ये लड़ाई वहाँ चल रही होती है, दो एनिमी बन के वहाँ लड़ रहे होते हैं, इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से होता है इंडिया में पहला कार्नेटिक वॉर। होता क्या है, एक ब्रिटिश कमांडर होता है जिसका नाम होता है बार्नेट। ये क्या करता है, फ्रेंच की शिप्स को कैप्चर कर लेता है। फ्रेंच की शिप्स को कैप्चर कर लेता है और अब ये कोशिश करते हैं कि पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लिया जाए। पौंडीचेरी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो कि हेड क्वार्टर था किसका? फ्रेंच का। फ्रेंच के हेड क्वार्टर को कब्जाने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश, ठीक है। और उस दौरान डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर होता है उस टाइम पे। वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है मॉरिशस के गवर्नर को। मॉरिशस के गवर्नर को रिक्वेस्ट भेजता है कि भैया थोड़ी हेल्प से आइए। इसका नाम होता है ला बार्डोनस। इसके पास रिक्वेस्ट भेजता है। जब उसके पास रिक्वेस्ट जाती है तो ये आता है अपनी शिप्स को लेके, किसकी हेल्प करने के लिए? डुप्लेक्स की हेल्प करने के लिए। और इस हेल्प की वजह से डुप्लेक्स मद्रास तक को कैप्चर कर लेता है। मद्रास किसके अंदर होता है? मद्रास होता है ब्रिटिश के अंदर। ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा होता है मद्रास को और मद्रास को कैप्चर कर लेता है डुप्लेक्स। लेकिन किसी कारण से बार्डोनस और डुप्लेक्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई बात हो जाती है, पंगे हो जाते हैं और बार्डोनस अपने शिप्स को उठा के चला जाता है। इस अपॉर्चुनिटी को देख के ब्रिटिश सोचते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पौंडीचेरी पर अटैक करेंगे और इसको कब्जा लेंगे क्योंकि शिप्स कम है। लेकिन ऐसा होता नहीं। ब्रिटिश अटैक करते हैं लेकिन अटैक पे फायदे के बजाय इनको नुकसान हो जाता है, भारी नुकसान हो जाता है। अब क्या होता है, कार्नेटिक का एक नवाब होता है, इसका नाम होता है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ये सारी लड़ाइयाँ देख रहा होता है। साथ ही ब्रिटिश भी उसके पास जाता है हेल्प मांगने के लिए कि भाई साहब देखो जरा, हमें परेशान कर रहा है, हमारा मद्रास भी छीन लिया हमसे। इस पे अनवरुद्दीन भी हामी भरता है। अब अनवरुद्दीन मैसेज भेजता है फ्रेंच को कि जो मद्रास तुम कैप्चर करके बैठे हो ना, इसको छोड़ दो। इस पर रिप्लाई करता है डुप्लेक्स, कहता है हमने जो ये मद्रास जीता है ये हमने आप ही के लिए जीता है, आज ही तो कल आपको दे देंगे, वेट कीजिए हम आपको दे देंगे। ये बात नवाब को समझ नहीं आती। वो अपनी आर्मी भेज देता है किस पे? फ्रेंच पे अटैक करने के लिए। लेकिन जहां उसने सोचा होता है कि मेरी बहुत बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, ये छोटी सी आर्मी है फ्रेंच की, कहाँ टिक पाएंगे। नवाब को बहुत नुकसान होता है क्योंकि फ्रेंच के पास एक गजब की एडवांस आर्मी होती है, एडवांस हथियार होते हैं। साथ ही उसने इंडियन सोल्जर्स को भी अपने साथ में ट्रेनिंग करके ऐड किया हुआ होता है। इन वजहों से डुप्लेक्स ने नवाब को हरा दिया। डुप्लेक्स ने नवाब की आर्मी को हरा दिया। कहाँ पे? मलयापुर में, मद्रास जिसे बोला जाता है, 1748 में। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है किसके? डुप्लेक्स के दिमाग में भी, कि जो इंडियन आर्मी है इसमें दम नहीं है। हमारी छोटी आर्मी ने भी इनकी इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया। और साथ ही इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, वो खत्म हो जाती है वो वॉर। और वो वॉर खत्म होती है एक ट्रीटी के साथ। ट्रीटी का नाम होता है एक्सले चैपले। एक्सला चैपले
1748 में ये साइन की जाती है और इसके अंतर्गत फ्रेंच मद्रास वापस कर देती है ब्रिटिश को। और सेम केस होता है नॉर्थन अमेरिका में, एक आइलैंड होता है, वो ब्रिटिश वापस कर देता है फ्रेंच को। इतनी बात होती है, यहाँ पे लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही एक डीप इम्पैक्ट छोड़ती है इंडिया में कमर्शियल जो कंपनीज होती हैं उनके कैरेक्टर पे। उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पे, क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ये लड़ाई हुई, इससे इनको क्लियर हो जाता है कि अब आगे का रास्ता इजी नहीं होने वाला। ये लोग लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और साथ में इनको ये भी समझ आ जाता है कि इंडियन प्रिंस मतलब ये राजा जो राजा रजवाड़े हैं, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन इनकी आर्मी ट्रेंड नहीं है। और इसी के साथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब शुरू होता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। 1749 से 54 तक चला ये, ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रीज़न भी डुप्लेक्स होता है। कैसे? जब डुप्लेक्स ने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में नवाब को हराया तो उसको लगने लगा कि भाई साहब मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब जब मैंने नवाब को हरा दिया तो मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ। अब उसने क्या किया, इंडिया के जो प्रिंसेस थे, जो राजा रजवाड़े थे, इनके इंटरनल मैटर्स में, इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में उसने घुसना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। इसका एग्जाम्पल है 2 लड़ाइयाँ, हैदराबाद वॉर, कार्नेटिक वॉर। 2 जगह पे लड़ाई चल रही होती है। किस लिए चल रही होती है उसे मैं बताता हूँ, वो चीज़ ध्यान से सुनना। पहले हम बात करेंगे हैदराबाद वॉर की। हैदराबाद में डुप्लेक्स को कैसे मौका मिलता है कि जब यहाँ पे हैदराबाद की निज़ाम का नाम होता है निज़ामुल मुल्क की डेथ हो जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि निज़ामुल मुल्क के 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं, एक होता बड़ा, एक होता छोटा। बड़े वाले की डेथ हो जाती है तो उसका एक लड़का बचा होता है। बड़े वाले की डेथ के बाद उसका भी लड़का बचा होता है और दूसरा निज़ामुल मुल्क का छोटा लड़का तो है ही, ठीक है। अभी बात समझ आई। जो निज़ामुल मुल्क का छोटा लड़का है उसका नाम है नसीर जंग और बड़े लड़के का नाम है मुज़फ़्फ़र जंग। यहाँ पे 2 कंटेंडर हैं। जैसे ही निज़ामुल मुल्क की गद्दी साफ़ होती है तो उस गद्दी पे बैठने के लिए 2 कंटेंडर आ गए हैं। एक है निज़ामुल मुल्क का छोटा लड़का जिसका नाम नसीर जंग है और दूसरा बड़े लड़के का लड़का, उसका नाम है मुज़फ़्फ़र जंग। ये दोनों गद्दी को पाने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। दूसरी ओर कार्नेटिक में क्या होता है? कार्नेटिक में ये होता है कि कार्नेटिक में जब दोस्त अली मरता है, दोस्त अली वहाँ का नवाब होता है। जैसे ही दोस्त अली की मौत होती है तो उस टाइम पे कंट्रोल कर लेता है अनवरुद्दीन, जो कि उसके कोर्ट का मेंबर होता है, वो कंट्रोल कर लेता है। साथ ही जो दोस्त अली का सन इन लॉ था, यानी कि उसका दामाद था चांद साहिब बोलता है कि भैया मुझे मिलनी चाहिए गद्दी, तो मैं भी लेना चाहता हूँ ये गद्दी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंटेंडर कौन से आ गए? चांद साहिब जो कि दामाद था दोस्त अली का। दोस्त अली कौन है? नवाब है कार्नेटिक का, उसका दामाद, और अनवरुद्दीन। इन दोनों के बीच पे भी यहाँ पे टसल शुरू हो चुकी है। ध्यान से सुना यहाँ से आगे कहानी। डुप्लेक्स ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। ट्रिपटाइट यानी त्रिकोणीय। कैसे? एक जगह पे हैं फ्रेंच हैं तो उनके अगेंस्ट में कौन आएंगे? ब्रिटिश। और तीसरी पार्टी यहाँ पे कौन है? इंडियन प्रिंस। ये जो राजा रजवाड़े हैं, तीसरी पार्टी वो है। अब आगे लड़ाई कैसे बढ़ती है? जब फ्रेंच सपोर्ट करने लगता है हैदराबाद और कार्नेटिक में अपने अपने कंटेंडर को, यानी कि अपने अपने सपोर्ट देना शुरू कर देता है वो। अब क्योंकि हैदराबाद में भी 2 लोगों के बीच में टसल है, सेम कार्नेटिक में भी 2 लोगों के बीच में टसल है। तो फ्रेंच किसको सपोर्ट देता है? हैदराबाद में ये सपोर्ट देते हैं बड़े लड़के के बेटे को। निज़ामुल मुल्क के 2 लड़के थे, एक बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का। छोटा लड़के का नाम नसीर जंग। वो कहता है कि अगर बड़ा भाई मर गया तो मुझे मिलनी चाहिए गद्दी। लेकिन बड़े भाई का बेटा जो है वो कहता है कि नहीं, पिता की डेथ होगी तो मुझे मिलनी चाहिए गद्दी। तो नसीर जंग छोटा लड़का होता है और बड़े लड़के का लड़का मुज़फ़्फ़र जंग को सपोर्ट करता है फ्रेंच। अब अगर मुज़फ़्फ़र जंग को सपोर्ट कर रहा है फ्रेंच तो ब्रिटिश किसको करेगा? ब्रिटिश तो उसके अगेंस्ट है ना। तो ब्रिटिश उसके अगेंस्ट यानी कि नसीर जंग छोटे बेटे को सपोर्ट करना शुरू कर देता है हैदराबाद में। वहीं अगर बात करें कार्नेटिक वॉर में, तो कार्नेटिक में चांद साहिब कौन होता है? दामाद होता है। किसका? दोस्त अली का। दोस्त अली के दामाद को सपोर्ट करना शुरू कर देता है फ्रेंच। और अगर चांद साहिब को सपोर्ट किया फ्रेंच ने तो ब्रिटिश किसको करेगा? अनवरुद्दीन से तो पहले भी लड़ाई हुई है, अनवरुद्दीन तो वैसे भी अगेंस्ट है। तो अब यहाँ शुरू होती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। इस समय पे जहाँ पे इंडिया में अनऑफिशियली लड़ाई चल रही है, लेकिन यूरोप में उस समय पे पीस था, शांति थी। अब क्या होता है, अनवरुद्दीन को फ्रेंच आर्मी मार देती है। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ अंबूर 1749 में होता है और यहाँ पे अनवरुद्दीन मारा जाता है फ्रेंच के द्वारा। और जैसे ही मर जाता है, इसका बेटा होता है मोहम्मद अली।
अनुरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली, वो वहाँ से भाग जाता है, भाग के पहुँचता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली पे किसके सपोर्ट में रहने लगता है? ब्रिटिश के सपोर्ट में। ब्रिटिश का कंट्रोल होता है वहाँ पे, जाके ब्रिटिश इसे सपोर्ट करती है और मोहम्मद अली वहाँ जाके छुप के बैठ जाता है, वहाँ पे रहने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चांद साहिब कार्नेटिक में नवाब बन चुका है। फ्रेंच पहली कार्नेटिक में लड़ाई जीत चुकी है। यहाँ पे चांद साहिब को नवाब बना दिया गया है, अनुरुद्दीन मारा गया है। अब यहाँ से लोग जाते हैं डेक्कन की ओर, डेक्कन यानी कि हैदराबाद की ओर, और वहाँ जाके नसीर जंग को फ्रेंच मार देती है। नसीर जंग कौन? निजामुल मुल्क का छोटा बेटा, क्योंकि फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रही थी? बड़े बेटे के बेटे को, मुजफ्फर जंग को। तो जैसे ही नसीर जंग मरता है उसकी जगह पे बिठा दिया जाता है मुजफ्फर जंग को, और अब कौन बन जाता है यहाँ का निजाम? मुजफ्फर जंग। और यहाँ पे सेकंड लड़ाई भी फ्रेंच जीत चुकी है, लेकिन किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुजफ्फर जंग मारा जाता है। यानी कि अंदरूनी इनकी कोई बात होती है, कोई लड़ाई होती है, भिड़ंत होती है, और मुजफ्फर जंग मारा जाता है। उसी दौरान एक नया जनरल आता है जिसका नाम होता है बुशी। जनरल बुशी आता है, और जनरल बुशी मुजफ्फर जंग की जगह पे, जब वो मर जाता है उसकी जगह पे अपना एक पपेट बिठाता है जिसका नाम होता है सलावत जंग। अब ये लोग क्या करते थे? जहाँ इनका कंट्रोल होता था वहाँ का जो रूलर होता था वो इनका पपेट होता था, क्योंकि जहाँ इनका कंट्रोल है ये अपनी फेस वैल्यू नहीं दिखाते थे, फेस नहीं दिखाते थे, क्योंकि अगर फेस दिखाएंगे तो जो प्रजा है वो भड़क जाएगी कि हमारे राजा कहाँ हैं, ये कौन आ गया हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो पावर इनकी होती थी, लेकिन दिखावे के लिए ये लोग बैठाते थे। तो सलावत जंग को उन्होंने बिठा दिया, और बुशी यहाँ पे 7 साल तक पॉलिटिकली सिस्टम पे कंट्रोल करता है। और इस मिलिट्री सपोर्ट के बदले फ्रेंच को 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं जिनको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकास। नॉर्दर्न सिरकास किसको मिलते हैं? फ्रेंच को मिलते हैं। किसके अंडर मिलते हैं? 7 साल तक पॉलिटिकल सिस्टम को संभालने पर बुशी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये देखकर ब्रिटिश को अपनी जगह साउथ इंडिया में खतरे में लगने लग जाती है, और साथ ही तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली बैठा होता है जो कि अनुरुद्दीन का बेटा होता है। ये बैठा होता है यहाँ पे। वो चाहते थे कि मोहम्मद अली को कैसे भी पावरफुल बनाया जाए, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसके लिए ये काम दिया जाता है एक बहुत ही चालाक ब्रिटिशर को। तो यहाँ पे बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव एक प्लान बनाता है। ये कहता है कि एक जगह है आर्कॉट जो कि कैपिटल है कार्नेटिक का। ये कहता है कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि आर्कॉट पे अटैक करते हैं, और जैसे ही पूरी फोर्सेस का, फ्रेंच की सारी फोर्सेस का आर्कॉट पे ध्यान होगा, हम पीछे से किसी तरीके से अटैक कर देंगे चांद साहिब पर और जगह को कैप्चर कर लेंगे। उसका ये प्लान ब्रिटिश ने अप्रूव कर दिया कि जाओ, जो तुम्हें लग रहा है इस समय पे करो। अब क्लाइव अपने साथ अच्छी खासी फोर्सेस लेके आर्कॉट पर अटैक करता है और आर्कॉट को जीत लेता है। तो जैसे उसने प्लान किया था, जैसे ही वो आर्कॉट को कब्जाता है, फ्रेंच आर्मी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में आर्कॉट पे इकट्ठा होने लग जाती है। सारी आर्मी आर्कॉट की ओर आने लगती है। पहले वो 53 डेज तक डिफेंड करता है आर्कॉट को। सही मौका देख के वो अटैक करता है चांद साहिब पर, और चांद साहिब को हरा देता है और वहां पे बिठा देता है मोहम्मद अली को। तो यहाँ पे कार्नेटिक में ब्रिटिश की जीत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाता है इन दोनों की लड़ाई का, और इन दोनों को ही ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली पीस है। कहाँ पे? यूरोप में ऑफिशियली पीस है, लेकिन इंडिया में अनऑफिशियली ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंच गवर्नमेंट डुप्लेक्स को, कौन डुप्लेक्स? वही डुप्लेक्स जिसकी गवर्नेंस में अभी तक फ्रेंच जीतते हुए आ रहे थे, उन्होंने कई जगह पे अपने आप को प्रूव किया, जीते, और इसको वापस बुला लिया। इसको वापस बुला के इसकी जगह इन्होंने भेजा चार्ल्स गोदेहू। एक नया गवर्नर भेजा जिसका नाम था चार्ल्स गोदेहू। और गोदेहू क्या करता है? आते ही एक ट्रीटी साइन कर लेता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में। 1754 में एक ट्रीटी साइन कर लेता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये लोग एग्री करते हैं कि अब से हम इंडिया के जो प्रिंस हैं इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भी इनका मुद्दा होगा उसमें हम नहीं घुसेंगे, उसमें हम अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। ये इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे लड़ाई खत्म होती है, यानी कि सेकंड कार्नेटिक वॉर खत्म होती है। और इस टाइम पिक्चर क्या है? इस टाइम पे पिक्चर में हैदराबाद में कौन बैठा है? फ्रेंच बैठा है, और कार्नेटिक रीजन में ब्रिटिश बैठे हैं। तो यानी कि 1-1 इक्वल हो चुका है मामला। तो यहीं सेकंड कार्नेटिक वॉर खत्म होती है। थर्ड कार्नेटिक वॉर के लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थर्ड कार्नेटिक वॉर ज़्यादा लंबा नहीं है, उसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद प्लासी बक्सर और भी कई सारे मेन इवेंट आने हैं, उन पर फिर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको स्टोरी वाइज पूरी बात दिमाग में घुस जाए। क्योंकि अगर आपको स्टोरी के हिसाब से इवेंट पता होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली डेट को याद
करना ईजी हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक करना, शेयर करना और इस टाइम पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।